हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी के यूट्यूब के इन वीडियोस के क्रम में कल तक हमने चैप्टर 9 तक देखा था और मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजंस देखे थे। आज हम 10th चैप्टर शुरू करेंगे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कि किस प्रकार से यदि कोई शांति भंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार कि ये सीआरपीसी के जो वीडियोज हैं वो लगातार आपके सामने आते रहेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सीआरपीसी जो वो यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाए। तो लगातार इसको देखते रहें। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशंस आपको लगातार समय पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 लॉ एंड ऑर्डर। चैप्टर 10 की लैंग्वेज हमें कहती है लोक व्यवस्था व प्रशांति बनाए रखना। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कार्य होता है कि सिविल सोसाइटी में जहाँ नॉन क्रिमिनल नेचर के लोग रहते हैं उनको क्रिमिनल ऑफेंसेस से बचाए रखना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को भी बना करके रखना ताकि व्यक्ति से फिजिकली और बाई प्रॉपर्टी उनको किसी प्रकार का कोई डैमेज जो वो नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार के प्रोविजंस सेक्शन 129 ऑनवर्ड दिए गए हैं। तो इस चैप्टर 10 का चैप्टर ए जो है वो हमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताता है। तो अनलॉफुल असेंबली शब्द जब हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि आईपीसी में जो हमने विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित प्रावधान देखे थे वो और ये कोरिलेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हों, इसके लिए ये जरूरी है कि हम पहले आईपीसी में विधि विरुद्ध जमाव को देखें जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी प्रशासन के द्वारा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस जमाव को विधि विरुद्ध डिक्लेयर कर दिया गया हो और 5 या अधिक लोगों को एक स्थान पर जमीन न रहने के लिए निर्देश देते हैं और अगर उसके बावजूद बने रहते हैं तो तीतर बितर करने का समादेश जो है वो ऐसे अधिकारी के द्वारा दिया जा सकता है। आईपीसी में इसको क्या बनाया गया है, दंडनीय। यहाँ कंसेप्ट की बात देखिए आप कि ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम आईपीसी के अंतर्गत देखेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव है और उसको क्या बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। अब उस प्रक्रिया को यहाँ भी हम किस प्रकार से काम में लेंगे सीआरपीसी में, क्योंकि चाहे वो आईपीसी हो या दूसरे सबऑर्डिनेट क्रिमिनल लॉज हो, हर एक लॉ के लिए न्यायालय में किसी भी आरोपी को दंड देने से पहले एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब देखिए वो जो विधि विरुद्ध जमाव वाली वहाँ प्रारंभिक बात थी, यहाँ प्रक्रिया की प्रारंभिक बात है, वहाँ तो उसको दंडनीय तो बनाया गया, यहाँ समादेश देकर के उनको तीतर बितर किया जा सकता है। तो एक सेक्शन 129 अगर हम देखें तो पाएंगे कि सिविल बल के द्वारा जमाव को तीतर बितर करना। और सामान्यतः हम आगे देखेंगे 144 भी है, 145 भी है, 149 सीआरपीसी भी है, उसके प्रोविजंस भी साथ में देखेंगे हम। 129 हमें ये कहती है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जहाँ एकत्रीकरण है और उसको विधि विरुद्ध जमाव घोषित कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन को ये लगता है कि वो मॉब बढ़ता चला जाएगा, भीड़ जो वो बढ़ती चली जाएगी, या उस भीड़ में जो लोग हैं वो उनकी कोई मंशा नहीं लग रही वहां से तितर बितर होने की। भाई जैसे क्लासरूम के अंतर्गत मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप घर चले जाओ और फिर भी नहीं जा रहे हो और उनकी मंशा भी नहीं लग रही कि वो घर पे जाएंगे, तो मैं कह दूंगा कि अनुशासनहीनता में आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम और टीसी घर पे भेज देंगे रजिस्टर्ड डाक से। मतलब एक कार्रवाई जो की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से विधि विरुद्ध जमाव घोषित किया जाता है और लोगों को तीतर बितर करने के लिए कहा जाता है और उसके बावजूद वो वहां से नहीं हटते, तीतर बितर नहीं होते हैं, 129 ये भी कहती है कि पुलिस प्रशासन उनकी मंशा भी जान सकता है ना। कई बार
जो मॉब का पार्ट है, भीड़ का पार्ट है, जिसको कि अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया गया है, वो हटने से मना कर देता है कि हम तो नहीं हटेंगे, बल्कि और आगे उस स्थान से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग वीडियोस पे, टीवी पे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन 144 लगा देती है, फिर उसको विधानसभा तक या मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचने में रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पुलिस प्रशासन को भी साइड में करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न है तो सशस्त्र बलों के द्वारा उस भीड़ को बल का प्रयोग करते हुए तीतर बितर करवाने का समादेश दिया जा सकता है। वो जो समादेश दिया जाता है वो 129 के अंतर्गत दिया जाता है। इज इट राइट? 130 की तरफ बढ़ते हैं। जमाव को तीतर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग, बात वही है जो मैं 128 में भी आपको बता चुका हूँ। 128 को सिविल बल के द्वारा जमाव को तीतर बितर इन जनरल करने की बात करता है, और यहाँ सशस्त्र बल के माध्यम से। सशस्त्र बल का तात्पर्य यहाँ ये है कि पुलिस तो होती ही होती है हमारी, इसके अतिरिक्त दूसरे बल भी होते हैं, जैसे CRPF है या RAC है राजस्थान की अगर हम बात करें तो। इस प्रकार के फोर्सेज, या अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम पैरामिलिट्री फोर्सेज को दूसरों को भी बुला सकते हैं, कई बार BSF वगैरह को भी बुलाया जा सकता है, और जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो मिलिट्री को भी बुलाया जाता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को जानते रहते हैं कि किस प्रकार से सशस्त्र बलों के द्वारा लोगों को, भीड़ को वहाँ से हटाया जाता है। ठीक है, तो 130 में सशस्त्र बल का प्रयोग करना। सेक्शन 131 हमें कहती है कि जमाव को तीतर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति। यहाँ जब हमने CRPC स्टार्ट की थी तो मैंने आपको इन ऑफिसर्स के बारे में एक चैनल बताया था कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, तहसील लेवल पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार इत्यादि होते हैं। ठीक है, पुलिस थाने में SHO होता है, CI होता है, या सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं, या ASI होते हैं। यहाँ देखिए, जो भी उस घटना स्थल पे या संबंधित थाने में उपलब्ध अधिकारी है, वो अधिकारी शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और वो इन पावर्स को इस्तेमाल कर सकेगा। उदाहरण के लिए देखिए कि भीड़ इकट्ठी हो गई और थाने में आग लगाने के लिए आतुर हो गई, और थाने में हेड कांस्टेबल और उससे नीचे की रैंक के सिपाही उपलब्ध हैं, तो क्या वो हेड कांस्टेबल इंतजार करेगा कि डिप्टी साहब आएंगे, SHO साहब आएंगे या SP साहब आएंगे? तो जब तक तो मोब जो वो कुछ भी कर चुकी होगी। इसलिए उस समय उपलब्ध वहाँ जो भी अधिकारी होगा, वो ये सेक्शन उसको एम्पावर्ड करती है कि वो सशस्त्र बल का इस्तेमाल करके ऐसी भीड़ को तीतर बितर कर सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 132 कहती है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि अब तक हमने जिन धाराओं के अंतर्गत इस तरह के प्रावधान देखे हैं, उसमें अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को अभियोजित कर लिया गया है, दो चीजें हैं इसमें, जबकि वो ड्यूटी पे रहते हुए कार्य कर रहा है। इसका मतलब कोई सरकारी अधिकारी ड्यूटी पे रहते हुए भीड़ को तीतर बितर कर रहा है और उसमें किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंच गई या भीड़ को इंजरी पहुंच गई और उसके खिलाफ वो मुकदमा लेके आ गया, FIR करवा दी, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा कि अभियोजन कार्रवाई नहीं की जाए और उसको सजा ना। सरकार को CRPC की और भी विभिन्न धाराओं में इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है कि वो ऐसे लोगों को अभियोजन की मंजूरी ना दे, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ ही ना हो। कार्रवाई प्रारंभ कब होगी? जब अभियोजन की, प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिलेगी तो कोर्ट में मामला आगे बढ़ेगा। जब प्रोसिक्यूशन की इजाज़त ही नहीं मिली है तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन लोगों को जो इस प्रकार से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई ना हो, इसके लिए सरकार को ये शक्तियाँ दी गई है कि वो ऐसे पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए उनको अभियोजन से संरक्षित किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा चैप्टर 10 का पार्ट A था। कल हम पार्ट B इसका देखेंगे। थैंक यू।